स्टूडेंट्स पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपको पेपर में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रूसा नाम की एक स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेट और सेट एग्जाम के लिए। सबसे पहले रूसा की फुल फॉर्म जानते हैं। रूसा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, सो ये है इसकी फुल फॉर्म जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था एमएचआरडी के द्वारा। एमएचआरडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप लोगों को लेटेस्ट डेटा के बारे में पता होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि एमएचआरडी का नया नाम रख दिया गया है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट। यहाँ पर रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है जिसको 2013 में एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली जितने भी स्टेट में किसी भी स्टेट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ओवरऑल एजुकेशन जो है एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के एग्जामिनेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए उनकी एकेडमिक्स और एफिलिएशन उनको देने के लिए रूसा को बनाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही है, हर एक स्टेट पे ये अलग अलग लेवल पर काम करता है एंड उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए इसको बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी कि एक बेस्ट लेवल की फैकल्टी होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में। एक क्वालिफाइड टीचर्स का वहां पर स्टाफ होना चाहिए, ये भी इंश्योर करता है रूसा। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जितने भी हमारे मौजूदा ऑलरेडी अवेलेबल स्वायत्त कॉलेजेस हैं उन सभी को अपग्रेड करना, उनको एक लेवल अप लेकर जाना भी रूसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू डाउनग्रेड। अब देखो किसी भी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड करने के लिए तो इंस्टीट्यूशन या कोई भी अभियान नहीं चलाया जाएगा। तो इसीलिए ये है गलत ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ए बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से आप लोग इजीली ढूंढ सकते थे आंसर्स को क्योंकि देखो बेसिक सा लॉजिक है। कोई भी अभियान या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी नहीं होगी जो यूनिवर्सिटीज को डाउनग्रेड करेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। उनके क्या क्या रिलेटेड स्टेटमेंट सही हैं ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता है? बेसिक सी चीज है कि ये बिल्कुल इस पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर आता है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमारे देश के प्रेसिडेंट उसमें विजिटर के रूप में कभी भी आ सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
थर्ड ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखो किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आप टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जाते हो तो उसकी अलग चीज होती है, लेकिन कुछ कमेटीज भी होती है ना जो कि डिसीजन मेकिंग कमेटीज होती हैं। उस कमेटी के लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करना या उनको वहां से हटा देना, क्या ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है? बिल्कुल होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ the president occasionally presides over the meetings of the executive committee or court। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following core values among the institution of higher education are promoted by NAC। सो NAC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आती है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। अब देखो यहीं से शुरू करते हैं। NAC की फुल फॉर्म आपको बता दी। नेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी को असेसमेंट देना। कई यूनिवर्सिटीज के सेंट्रल बोर्ड में ही आपने देखा होगा अक्रेडिट बाय नैक ए प्लस प्लस, कईयों में ए प्लस। तो ये जो क्रेडिट दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को वो नैक देता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताती है। ओके। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लिए भी नैक रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट्स। सो जितनी भी ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज होती हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को अलर्ट करना, बताना भी नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसमें कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इनकल inculcating a value system among students and teachers, बिल्कुल सही। promoting the optimum utilization of the infrastructure, so infrastructure के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड इनका कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन इसी से मिलता जुलता काम नैक करता है। वो ये है कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट लेवल पर, ये बताया जाता है। ओके, सो इसीलिए करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग। सो अगेन यहाँ पर एक फुल फॉर्म आ गई, नीति आयोग। सो नीति का क्या मतलब होता है? नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति आयोग कहा जाता है। एंड 1 जनवरी 2015 से यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको बनाया गया था। इससे पहले एक आयोग होता था जिसको कि प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग आयोग कहा जाता था। 1950 से प्लानिंग आयोग काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही नीति आयोग बनाया गया, ये बनाया ही गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पर कहा है कि इसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या-क्या है? क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो दोनों में से एक ही चीज होगी एक बारी में, ठीक है? सो नीति आयोग इज नॉट, it is neither a constitutional body nor a statutory body। ओके, ये क्या है? ये है प्रीमियम पॉलिसी, जिसको कि थिंक टैंक का नाम भी दिया गया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है सी एंड डी ओनली। ये थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी ये है जो कि सिर्फ प्लान्स बनाकर आगे फॉलो कर देती है, खुद वो इस पे काम नहीं करती। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर ही नीति आयोग बनाया गया, काम वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो प्लानिंग कमीशन यानी कि ये सिर्फ प्लान करेगा, एक्ट नहीं करेगा, एक्ट कोई और करेगा। वैसे नीति आयोग भी काम करता है कि ये प्लान बनाकर छोड़ देते हैं, आगे एक्ट फिर कोई और करते हैं। नेक्स्ट इज under Goal 2 of Millennium Development Goals, United Nations member countries were to ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of primary education। ठीक है, सो मिलेनियम एक, चलो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सेकंड गोल का क्या नाम है?
मैंने आपको बताया था एमडीजी और एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो भी गोल्स हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ट्रिक्स भी मैंने बताई है, तो बताइए होमवर्क क्वेश्चन है एमडीजी का सेकंड गोल कौन-सा है? नहीं पता तो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी उसके वीडियोज़ का। Next is which of the following ICT initiatives of MHRD deal with e-governance for institutions and universities? So correct answer here is Samarth. समर्थ भी एमएचआरडी के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम अभी चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज मूडल स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो मूडल क्या है? मूडल की फुल फॉर्म पूछी गई है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये होता है मूडल। It was designed to provide educators, administrators, students with an open, robust, secure, and free platform to create and deliver personalized learning environment. Student, teacher, जितने भी staff members होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वो यूजर फ्रेंडली तरीके से एलएमएस को फॉलो करके यूजर फ्रेंडली तरीके से अच्छी एजुकेशन ले सके। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। Next question is which of the following are regulatory bodies within the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development in the central government? So आंसर पर जाते हैं, AICTE, DEC एंड ICSSR। ओके, सो सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका आंसर नहीं है। AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। DEC मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, एंड ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। एक और टर्म आती है NUEPA। ठीक है, ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन इज टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज। महाराष्ट्र सेट है, जेके सेट है, या कोई भी सेट एग्जाम है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बेसिकली यूजीसी जो है, जैसे आपका एग्जाम नेट एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, एनटीए यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज को ये फंड्स प्रोवाइड करवा सके, यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन भी देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होते हैं एक बेस्ट एजुकेशन के, उसको भी ये फ्रेम आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। सो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी 1982 में। ठीक है, ओपन फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में एस्टैब्लिश की गई थी, एंड इसका नाम क्या था, कहाँ पर की गई थी? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में की गई थी, एंड इसका नाम था BRAOU, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी 1987 में की गई थी, जो कि कोटा राजस्थान में थी। इसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इस तरीके से बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर इसकी लिस्ट आपको चाहिए, सेपरेट एक टेबल है मेरे पास, वो चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो बस कमेंट कर दीजिए, मैं फटाफट आपके साथ फोटो शेयर कर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।